हेलो गाइस जी, एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद वंश के पार्ट 2 के बारे में। पिछले पार्ट में हमने सोमचंद और उसके मुख्य कार्यों के बारे में बात की थी। आज के टॉपिक में हम थोरचंद, त्रिलोकचंद, अभयचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, उद्यानचंद, भारतीचंद और रतनचंद के मुख्य ताम्रपत्र और इनके मुख्य मुख्य कार्यों के बारे में बात करेंगे। ये नोट्स उत्तराखंड की विभिन्न पुस्तकों से बनाए गए हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और क्लास को शुरू करने से पहले बता दें कि 22 दिसंबर 2025 से मिशन 2026 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं से संबंधित बैच होगा और उसमें क्विक रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी होंगे। बात करते हैं चंद शासक थोरचंद के बारे में। इनका कार्यकाल 1261 से लेकर 1275 ईस्वी तक रहा। पहले इतिहासकारों की बारे में जान लेते। किस किस इतिहासकार ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। इतिहासकार W. फ्रेजर का लेख था रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 में इसमें अर्शदेव जोशी के विवरण के अनुसार थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक बताया गया है। क्रम के अनुसार थोरचंद 23वें शासक थे चंदवंश के। किंगडम ऑफ नेपाल में फ्रांसिस हैमिल्टन लिखते हैं कि थोरचंद झूसी नामक स्थान से आए व नेपाल में जाकर नौकरी की। हर्षदेव जोशी भी थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। राजा थोरचंद को चंदवंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है और थोरचंद को कुमाऊं का प्रथम शासक भी बताया गया है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि चंदवंश का संस्थापक के बारे में पूछे तो सोमचंद और चंदवंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो थोरचंद होगा। थोरचंद का उत्तराधिकार थे कल्याणचंद और त्रिलोकचंद। बात करें त्रिलोकचंद के बारे में। त्रिलोकचंद के द्वारा भीमताल में किले का निर्माण कराया गया। त्रिलोकचंद ने 12 मंडल खाता खत यानी कि तराई क्षेत्र तक विस्तार किया था अपने राज्य का। और त्रिलोकचंद के समय अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इनके उत्तराधिकारी थे धर्मचंद। मोहम्मद बिन तुगलक के करांचल अभियान के समय चंद शासक था धर्मचंद। इनका कार्यकाल था 1321 से 1344 का। बात करें अभयचंद के बारे में। धर्मचंद के बाद शासक बनते हैं अभयचंद और इनका समय था 1344 से 1374 तक। ये चंदवन का प्रथम शासक था जिसकी जानकारी इनके स्वयं के अभिलेख से मिलती है। और इन्होंने चंपावत में के आसपास बहुत सारे लेख भी खुदवाए थे। अभयचंद द्वारा अलोवा घाट से 1371 में ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जो कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता रहता है कि कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख चंदवंश का कौन सा है तो शासक थे अभयचंद। और यह अभयचंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 में भी चंपावत के मानेश्वर नोला से प्राप्त हुआ है। और अभयचंद दिल्ली सल्तनत के राजा मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज तुगलक के समकालीन थे। इनके बाद राजा बनते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। इनका कार्यकाल था 1374 से लेकर 1419 तक और इनका राज्य चिन्ह था गरुड़ और भगवान विष्णु के उपासक थे। क्रम के अनुसार ये 29वें शासक थे चंदवंश के और इसीलिए अपने नाम के सामने गरुड़ ज्ञानचंद लिखते थे। और इनका कार्यकाल चंदवंश से सर्वाधिक समय का रहा है। 1378 में इनका एक ताम्रलेख मिलता है जिसमें इन्होंने अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध कराने का विवरण दिया है। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटहरियों का शासन था और ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि भी प्रदान की। गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित ताम्रलेखों की बात करें। एग्जाम्स में कोई एक ताम्रपत्र दे दिया जाएगा और 4 अन्य राजाओं के नाम
जिन्हें पूछा जाएगा कौन सा ताम्रपत्र ज्ञानचंद से संबंधित है। सेरा खेड़कोटा ताम्रपत्र जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है, उसमें गरुड़ ज्ञानचंद का उल्लेख दिया गया और उपाधि दी गई थी धीराज महाराज। गोबासा ताम्रपत्र ज्ञानचंद ने 1418 में एक गांव दान दिया था। गोबासा ताम्रपत्र के अनुसार मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद एक शक्तिशाली शासक था जो शोर का विजेता, और ज्ञानचंद को मझेड़ा ताम्रपत्र में शोर का विजेता भी कहा गया है और शोर शासक था विजयबम। ज्ञानचंद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। ज्ञानचंद को फिरोज तुगलक द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी। वर्तमान में सिमल्टिया गांव अल्मोड़ा में देवनागरी लिपि से लिखा गया ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें भूमिदान का उल्लेख किया गया है जो कि ज्ञानचंद से संबंधित है। ज्ञानचंद का सेनापति था नीलू कठैत और ज्ञानचंद ने उपाधि दी थी ने कुमैया खिल्लत की। ज्ञानचंद के समय में क्षेत्रपाल के नेतृत्व में खायकर जन विद्रोह किया गया हुआ था। उस समय के बाद गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठैत को धोखे से मार दिया और जिस अत्याचार पूर्ण कार्य से उद्यानचंद को आत्मग्लानि हुई। ज्ञानचंद के उत्तराधिकारी थे उद्यानचंद। उद्यानचंद का कार्यकाल था 1420 से 1423। ज्ञानचंद द्वारा किए गए हत्यारों का प्रायश्चित कर उद्यानचंद ने धार्मिक कार्य किए। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर के मंदिर की नींव रखी और 1 साल की मारगुजारी तमाम प्रजा की माफ कर दी थी। बालेश्वर मंदिर का प्रसिद्ध वास्तुकार की बात करें तो वे थे जगन्नाथ मिस्त्री। चंपावत में बालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ जो कि उद्यानचंद का है। उस ताम्रपत्र से पता चलता है कि गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा को भूमिदान दी गई थी उद्यानचंद के द्वारा और उसके साक्षीगण के रूप में पंत नवीसी का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में पंत नवीसी का संदर्भ कचहरी से है। इनके बाद शासक बनते हैं विक्रमचंद। इनका समय था 1423 से 1437 तक। नींव रखी थी उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर की और पूर्ण कराया था कार्य विक्रमचंद ने। इनके 2 ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं। एक ताम्रपत्र था 1423 का बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और दूसरा ताम्रपत्र 1434 चंपावत ताम्रपत्र। बालेश्वर मंदिर के निर्माण में पूर्ण कराने में महत्वपूर्ण योगदान था ब्राह्मण कुंज शर्मा का। और ब्राह्मण कुंज शर्मा की रचना की बात करें तो उसका नाम था राम पारणी। इसी विक्रमचंद के समय में कुमाऊं के क्षेत्र में सुल्तान मुबारक शाह की सेना ने आक्रमण कर दिया, जिस कारण कुमाऊं की जनता ने विद्रोह कर दिया और जिसका लाभ उठाया था भारती चंद ने और विक्रमचंद को शासन से गद्दी से हटा दिया और खुद शासक बन गए। विक्रमचंद के साथ बाद शासक बनते भारती चंद। भारती चंद का कार्यकाल था 1437 से 1450। भारती चंद वंश के 35वें शासक थे। भारती चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा भी थे। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में आज भी प्रचलित हैं। इनमें मुख्य पवाड़ा था भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा दोहनिया के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद ने डोटी वर्तमान नेपाल डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी पर आक्रमण किया और सवतन चंद्रवंश की स्थापना का श्रेय भी भारती चंद को जाता है। डोटी आक्रमण के समय भारती चंद ने डोटी पर विजय के लिए 12 वर्षों तक युद्ध किया। इस युद्ध में नायक नामक अवैध संतानों की उत्पत्ति भी हुई। इस नायक जाति को ही कटक संताने या सेना संताने कहा गया और इसी युद्ध के समय भारती चंद ने कटक
काली प्रथा को भी शुरू किया। कटक काली प्रथा होती क्या है? बिना विवाह के कन्या को घर रखकर संतान प्राप्त करना, और इन्हें चंद्रवंश ने वह संतानें कहा। कभी एग्जाम्स में कई बार कटक काली प्रथा का से भी क्वेश्चन आए हैं। भारती चंद द्वारा मल्लों के सेरा पर अधिकार कर लिया। डोटी के पश्चात भारती चंद ने सेरा पर आक्रमण किया और जिसने विजय प्राप्त कर वहां का सामंत डुंगरा बसेड़ा को घोषित किया था। भारती चंद के मुख्य ताम्रपत्रों की बात करें, हुड़ती ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में भारती चंद ने 1451 में एक गांव दान देने का वर्णन मिलता है। खेती खान पिथौरागढ़ ताम्रपत्र है। भारती चंद के पुत्र सुजान कुंवर व रतन चंद का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रतन चंद और अन्य राजाओं के बारे में। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।